हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो के साथ। और यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं अभी लेटेस्ट में आई हुई आईबी की वैकेंसी के बारे में। आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में एक डिपार्टमेंट होता है, जिसके अंतर्गत जॉब करना बहुत ही ज़्यादा लक की बात होती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आईबी की वैकेंसी निकली हुई है। वैकेंसी का क्या नाम है? वैकेंसी का नाम है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, यानी कि तुम कौन सी पोस्ट पे काम करोगे? तुम इंटेलिजेंस ऑफिसर की जॉब पे काम करोगे। और इसका जो ग्रेड होता है वो सेकंड ग्रेड होता है। ये एग्जीक्यूटिव लेवल की जॉब होती है, नॉन मिनिस्ट्रियल जॉब होती है। ठीक है, तो इसे नॉर्मली क्या कहते हैं? इसे शॉर्ट फॉर्म में ACIO कहते हैं। ACIO सेकंड ग्रेड। ओके दोस्तों, तो ये कब से ओपन हो रहे हैं इसके फॉर्म, कितनी फीस लग रही है, क्या क्या इसके प्रोसेस होगा और क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होगी, यहाँ पर हम आगे डिटेल में समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो इसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं दोस्तों, अभी हाल में ही नवंबर में 25 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं। 25 तारीख 11 महीना 2023 से 15 दिसंबर 2023 तक हम इसका फॉर्म भर सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है, जो इसकी एक्सटेंशन डेट है, जो इसकी पेमेंट की डेट है, वो हमारी 19 दिसंबर 2023 बताई गई है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि जो हमारी जो वैकेंसी है आईबी में, वो किस लेवल की वैकेंसी होती है, यानी कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी में से कौन से लेवल की होती है? तो वो ग्रुप सी लेवल की वैकेंसी होती है। इसमें कितनी पोस्ट आई हुई है? इसमें 995 पोस्ट आई हुई है दोस्तों। 995 पोस्टों में जो सबसे ज्यादा पोस्ट है वो आपकी अनरिजर्व के लिए है। 370 पोस्ट अनरिजर्व के लिए है। ईडब्ल्यूएस के लिए 129 है। ओबीसी के लिए 222 पोस्ट है। एससी के लिए 134 और एसटी के लिए 133 पोस्ट है। इस प्रकार से यहाँ पर जो वैकेंसी है, जो वैकेंसी को क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, टोटल पोस्ट इसकी आपको याद रखनी चाहिए, लगभग 1000 के आसपास 995 इसकी पोस्ट है। ठीक है, तो 1000 वैकेंसी आईबी में बहुत ज्यादा वैकेंसी होती है। और आप तैयारी करके यदि सीरियस स्टूडेंट हो तो आप डेफिनेटली इसमें नंबर ला सकते हो। ठीक है, इसमें एलिजिबिलिटी जो होती है, इसमें दो प्रकार की एलिजिबिलिटी की बात कही गई है। एक तो एसेंशियल और एक होती है आपकी डिजायरेबल। ठीक है, प्रेफरेंशियल। जो एसेंशियल एलिजिबिलिटी है वो आपकी एक ग्रेजुएशन मांगी गई है। ठीक है, यानी कि आप कहीं से भी, आपने किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रखी है, जो कि सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी है। ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, इसके बाद एक डिजायरेबल एलिजिबिलिटी और डिजायरेबल डिमांड और की गई है कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर और होनी चाहिए। नॉर्मली डिजायरेबल है, इसकी कोई आवश्यकता अगर नहीं भी है आपके पास तो भी आप कोई टेंशन ना लें। आप नॉर्मली यदि ग्रेजुएट हो तो आप इसे फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो। ओके, नेक्स्ट कल बात कर लेते हैं फी स्ट्रक्चर की, कितने पैसे हमें लग रहे हैं। ठीक है, नॉर्मली इसमें हमारे देखा जाए तो सभी कैंडिडेट, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, जनरल का हो या फिर रिजर्व कैटेगरी का हो, इसमें 450 रुपये, 450 रुपये तो उसे देने ही पड़ेंगे। ठीक है, यदि 450 रुपये यदि वो नॉर्मली रिजर्व कैटेगरी का या फिर वो आपका वोमेन कैटेगरी वोमेन है, यानी कि वो स्त्री है, तो उसको 100 रुपये की छूट दी जाएगी। और यदि वो रिजर्व कैटेगरी का भी नहीं है और वोमेन भी नहीं है, यानी कि वो मेल है, ओबीसी का है, अनरिजर्व का है या फिर आपका ईडब्ल्यूएस का है, तो ऐसे मेल कैंडिडेट को 100 रुपये और एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ेंगे एग्जामिनेशन फीस के रूप में। टोटल उसे 550 रुपये देने पड़ेंगे। मगर जो रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज है वो तो सबको देना पड़ेगा, 450 रुपये। जो आरपीसी है, रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज है 450 का, वो तो सबको देना पड़ेगा, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो SC ST हो, चाहे वो किसी भी रिजर्व कैटेगरी का हो, चाहे वो जनरल हो। बट यदि कोई ऐसा कैंडिडेट जो मेल है और किसी रिजर्व कैटेगरी में नहीं आता तो उसे 100 रुपये और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो मतलब रिजर्व कैटेगरी के लिए और वोमेन के लिए 450 रुपये और सभी के लिए ये 550 रुपये फीस रखी गई है। नेक्स्ट है इसमें एज की बात करते हैं। तो एज में यहाँ पर हम देखते हैं कि 18 से 27 साल की एज नॉर्मली जो होगी, एक कांस्टेबल की कंडीशन रखी जाती है कि कांस्टेबल के लिए हम रिक्रूटमेंट की जाती है तो वहाँ पे इतनी कम एज रखी जाती है कि 18 से 27 साल, 25 साल, उस एज को यहाँ पर मांगा गया है कि यदि आप 27 साल से ज्यादा के हो तो आप इसे नहीं भर सकते। हालांकि यदि आप किसी और कैटेगरी में आते हो, फॉर एग्जांपल ये रिलेक्सेबल भी है, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो SC ST को 5 साल की छूट देती है और जो ओबीसी कैंडिडेट होते हैं उनको वो 3 साल की छूट देती है। ठीक है, इस प्रकार से आप छूट भी प्राप्त कर सकते हो एज में, अपनी आयु में। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं उनको भी यहाँ पर छूट दी जाती है। वो
मांगी गई है। यहाँ पर 40 साल तक के सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के बंदे यहाँ पर इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे जब हम चलते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है पैसा। कितना पैसा मिलेगा यदि ये जॉब करेंगे, तो इसमें भर भर के पैसा मिलेगा दोस्तों, क्योंकि ये एक बहुत ही हाई प्रोफाइल जॉब होती है, ठीक है। यानी कि बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट ब्यूरो में आप काम करोगे तो एक सरकार की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी सारी जिम्मेदारी को उठाने की। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो इसका पे स्केल है वो 44,900 से स्टार्ट होता है और जो लास्ट होगा वो 1,42,400 पे होगा, ठीक है। यानी कि आपकी शुरुआत तो 44,900 ये बेसिक पे है, ठीक है। इसके साथ आपका ये जितने भी है डीए 46% डीए जुड़ जाएगा, लगभग 20,000 के आसपास जुड़ेगा, ठीक है। इसके बाद एसएसए 20% जुड़ जाएगा, एचआरए जुड़ जाएगा, लगभग आपकी देखा जाए तो 70-80 हजार के आसपास आपकी इनहेंड सैलरी 70 से 75 हजार आपके पास इनहेंड सैलरी आएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये सब आपका प्लस हो जाता है और ये बहुत अच्छी लेवल की जॉब समझी जाती है, ठीक है। इसमें एसएसए जो सर्विस सिक्योरिटी अलाउंस मिलता है सिर्फ इसी जॉब में मिलता है, अदरवाइज किसी भी गवर्नमेंट जॉब में सर्विस सिक्योरिटी अलाउंस नहीं मिलता, ठीक है। आगे चलते हैं, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, ये जो जॉब है हमारी ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और इसमें स्पेशल कंडीशन की जाती है कि व्यक्ति को हमेशा तैयार रहना चाहिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उससे तैयार रहना चाहिए कि वो कहीं भी अपॉइंट किया जा सकता है, वहां पर उसको अपनी सर्विस देनी ही पड़ेगी। ऐसा वो कहीं भी क्लेम नहीं कर सकता कि मैं इस स्टेट को छोड़कर नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगी, ठीक है। तो कंट्री में कहीं भी सेवा देने के भाव से ही उसे ज्वाइन करनी चाहिए और उसे देनी भी पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो सर्टिफिकेट है, जो सर्टिफिकेट कोई भी हो, चाहे आपका रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट आप SC/ST OBC का लगा रहे हो, चाहे आप हैंडीकैप का लगा रहे हो या फिर आप एक्स एम्प्लॉय का लगा रहे हो, किसी भी टाइप का सर्टिफिकेट लगा रहे हो, तो उसमें इम्पोर्टेंट चीज ये है कि उसकी जो क्लोजिंग डेट है, यानी कि जो आपका सर्टिफिकेट इश्यू करवाने की क्लोजिंग डेट है, यानी कि वो जो सर्टिफिकेट है वो इश्यू हो जाना चाहिए इस फॉर्म की क्लोजिंग डेट क्या है 15 दिसंबर 2023, ठीक है। 15 दिसंबर 2023 से पहले आपका सर्टिफिकेट बन जाना चाहिए, अदरवाइज वो मान्य नहीं होगा, वो आपको उस कोटा से उस रिजर्वेशन कैटेगरी से बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो दोस्तों यहाँ तो हमारा ये सब फॉर्म के बारे में बात हो गई है, क्या क्या फॉर्म था। आगे हम चलते हैं कि इसका एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न है, क्या क्या इसमें एग्जाम में आएगा और कैसे बेस में सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम 3 टायर का एग्जाम की बात की गई है, फर्स्ट टायर, सेकंड टायर और थर्ड टायर। जो फर्स्ट टायर है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन 5 भागों में डिवाइड होंगे। पहला करंट अफेयर, दूसरा जो जनरल स्टडी कह सकते हो आप, ठीक है, जनरल अवेयरनेस भी कह सकते हो, तीसरा हमारा रीजनिंग है, चौथा हमारा मैथ है, इसे न्यूमेरिकल एबिलिटी भी कह देते हैं, और 5वां हमारा इंग्लिश है। इन सबों में 20-20 क्वेश्चन आएंगे, 20-20 क्वेश्चन 20-20 मार्क्स के होंगे। इस प्रकार 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे, ठीक है। टाइम कितना मिलेगा 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 60 मिनट होंगे, यानी कि 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। आप देख सकते हो 40 सेकंड से पहले आपको 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से जो फर्स्ट टायर होगा यहाँ पर खत्म होगा। जो फर्स्ट टायर में बच्चे सेलेक्ट होंगे, जितनी सीट होगी उससे 10 गुना बच्चे सेलेक्ट होंगे सेकंड टायर के लिए। यहाँ पर लिख रखा है कि 10 टाइम्स कैंडिडेट कॉल्ड फॉर सेकंड टायर, ठीक है। कितनी वैकेंसी है, लगभग 1000 वैकेंसी है, तो इससे 10 गुना यानी कि 10,000 बच्चे ही बुलाए जाएंगे सेकंड टायर के लिए। सेकंड टायर में क्या होगा, सेकंड टायर में 2 पेपर होंगे, पहला होगा एस्से का, दूसरा होगा इंग्लिश कंप्रेहेंशन एंड प्रिसाइज राइटिंग का, ठीक है। जो सेकंड टायर होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा, फर्स्ट टायर जो था वो ऑब्जेक्टिव था, जो सेकंड टायर होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा। डिस्क्रिप्टिव में आपको 50 मार्क्स दिए जाएंगे, 50 मार्क्स 2 भागों में डिवाइड किए जाएंगे। पहला होगा आपका ऐसे में आपको किसी भी लेवल पे, नेशनल लेवल पे या किसी प्रॉब्लम पे या किसी आपका लिटरेचर पे आपको लिखने के लिए दे दिया जाएगा, ठीक है। वो होगा 30 नंबर का, और 20 नंबर का आपका होगा इंग्लिश कंप्रहेंशन होगा। उसमें आपको इंग्लिश में कंसाइज करके लिखना होगा, प्रिसाइज राइटिंग देनी होगी, तो 20 नंबर का होगा। तो इस प्रकार से 30 नंबर ऐसे और 20 नंबर की इंग्लिश, वो दोनों ही ये किस टाइप के होंगे, डिस्क्रिप्टिव होंगे, आपको लिख के देने होंगे, ठीक है। इसमें 10,000 बच्चे बुलाए गए थे। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगी थर्ड टायर में इंटरव्यू होगा, ठीक है दोस्तों। जो थर्ड टायर हो इंटरव्यू में 5 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, किसके, जितनी सीट, यानी कि सेकंड टायर में 10,000 बुलाए गए तो थर्ड टायर में 5 गुना यानी कि 5,000 बुलाए जाएंगे, ठीक है। यानी कि इससे सिर्फ आधे बच्चे, 2 में से 1 बच्चा फेल हो जाएगा और 1 बच्चा ही आगे जाएगा।
अब इसमें 5 गुना बच्चे बुलाए गए थे। इसमें जो होगा, पहला पेपर 100 नंबर का था, दूसरा पेपर 50 नंबर का। इन दोनों को मिला के 3rd टायर के बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा। जो अपर 5000 होंगे, अपर मेरिट में जो अपर लेवल के जो 5000 स्टूडेंट होंगे, उनको उठा के बुला लिया जाएगा। और उसमें भी देखेंगे कि जो लास्ट में जो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के 100 नंबर होंगे। ठीक है, 100 नंबर इसके फर्स्ट टायर के, 50 नंबर सेकेंड टायर के, 100 नंबर इंटरव्यू के। इस प्रकार से 3 टायरों के नंबर हो गए 250, और 250 में से जिसके सबसे ज्यादा नंबर आएंगे उसको लास्ट में फाइनली मेरिट में दे के सेलेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इसका फर्स्ट टायर, सेकंड टायर और 3rd टायर का एग्जाम होगा, और इसी तरीके से आपका सिलेक्शन होगा। यदि आप इससे रिलेटेड कोई भी है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। अगली वीडियो के लिए वेट कीजिए। धन्यवाद।